जैन साथियों, इस टॉपिक में दो महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। पहला कि जो आपकी क्या रजिस्टर्ड बिना रजिस्टर्ड वसीयत है वो मान्य होगी। अगर कोई भी अधिकारी मान्य करता है तो उसके लिए मैं आपको रूलिंग दूंगा। पूरा मैं जो भी इस वीडियो में देता हूँ वो विद प्रूफ विद रूलिंग की देता हूँ। ठीक है, रूलिंग देता हूँ, ऐसी रूलिंग दूंगा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अधिकारी अनरजिस्टर्ड वसीयत मान्य करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी और आप करवा सकते हैं। ठीक है, रूलिंग आपको मिल जाएगी। दूसरा कि वसीयत जो है यानी कि विल, उसके संबंध में संपूर्ण कानून और वसीयत कब कब कैंसिल होती है ये भी आप साथियों जानेंगे। तो चलिए साथियों, टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि आप लोगों के लिए है कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो साथियों ले सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं आप अपने टॉपिक पर। साथियों, वसीयत रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं से भी हैं तो ये बात ध्यान में कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि वसीयत जो है वो रजिस्ट्रीकृत ही होनी चाहिए। यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ये देख लीजिए, यहाँ से नीचे ये पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी मैं पढ़वाऊँगा। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा जल्दी है तो इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, और नहीं जल्दी है तो अब आइए मेरे साथ, मैं पूरा आपको विधिवत तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ साथियों। ठीक है, देखिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत का रजिस्ट्रीकृत अज्ञापक नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रीकृत अज्ञापक यानी कि जरूरी नहीं है, लेकिन इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। देखिए साथियों, क्या है, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य नहीं होगा तो कोई भी आएगा, भाई आप रजिस्ट्रीकृत लिए, कोई भी आएगा कि आपके पिताजी ने मुझे वसीयत कर दी, वो जो है भाई इस सुविधा का दुरुपयोग कर सकता है। और उसमें क्या लिखा है, कानून आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है कि इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950-2004, देखिए किसी भी स्टेट से हो, रजिस्टर्ड अनिवार्य है। ठीक है, संशोधित किया गया था और यह प्रावधान किया गया कि जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 धारा 169 सभी वसीयतों को आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट। अब ये 107 में कर दिया गया, जारी रखा गया नई वाली राजस्व संहिता है उसमें। ठीक है ना साथियों, किसी भी स्टेट से हो रजिस्ट्रीकृत वसीयत ही मान्य होगी। ठीक है, निर्विवादित रूप से कहा गया कि भूमिधरी भूमि के संबंध में प्रत्येक वसीयत रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए। अरजिस्ट्रीकृत वसीयत अवैध यानी कि शून्य होगी। शून्य यानी कि उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट। ठीक है, अब साथियों मैं आपको दिखाता हूं एक कानून जो कि बहुत अच्छा है, फेवर में है। अगर कोई अधिकारी पैसे लेके करता है तो उसकी खैर नहीं। ये देखिए, यदि राजस्व अधिकारी अरजिस्ट्रीकृत वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज मंजूर कर देता है, ठीक है, अरजिस्ट्रीकृत वसीयत, तो उसका आदेश न केवल शून्य होगा, आदेश तो शून्य होगा ही, इतना ही नहीं कि शून्य कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इतना नहीं, बल्कि वह विभागीय कार्रवाई के अधीन भी हो सकता है। ये किसमें दिया गया है, अजय प्रकाश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004। आप देखिए ID 298/2004 का मामला है। ठीक है, स्पष्ट है, पूरा क्लियर है भाई कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड वसीयत को आदेश दे दिया, दाखिल खारिज कर दिया, तो आदेश तो शून्य है ही, लेकिन आप पे विभागीय कार्रवाई भी होगी। अब देखिए, ये यदि वसीयत निष्पादन की मृत्यु के पश्चात रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो ऐसा वसीयत कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। वो तो है ही भाई, जब वो एक्सपायर हो गया फिर रजिस्ट्रीकृत वसीयत करवाई आपने तो वो है ही इनवैलिड। ठीक है, अब ये तो हो गया रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड वसीयत से संबंधित जो भी कानून थे उन पे प्रकाश डाला था, वो क्लियर हो गए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। ठीक है, ये वाला तो साथियों क्लियर हो गया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप वसीयत करवाने चाह रहे हो, किसी ने करवाई है, कोई भी दोस्त है तो समझ लीजिए, वसीयत से संबंधित संपूर्ण कानून। साथियों, जब भी आप वसीयत करवाते हैं तो पहली चीज है कि आप बढ़िया तरीके से वसीयत लिखें कि समस्त चल अचल संपत्ति में ऐसे दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं वो भी लिखें। ठीक है, क्यों आप दे रहे हो, ठीक है, किसे नहीं देना चाहते आप वो भी आप लिख दीजिए। देखिए ऐसा है, आपने ये लिख दिया क्यों दे रहे हैं, ये सही है, लेकिन अगर एक आध पुत्र है उसे आप बेदखल कर रहे हैं तो इस पर कारण भी लिख सकते हैं कि मेरा फलाना पुत्र जो है वो मेरी सेवा नहीं करता है, यानी कि क्यों। ठीक है, क्यों आप बेदखल कर सकते हो, बेदखल का कारण
ठीक है ना, वो भी आप लिख दीजिए, तो आपकी वसीयत जो है संदेहात्मक नहीं रहेगी और मजबूत हो जाएगी कि भाई हमारा फलाना व्यक्ति फलाने सिंह जो है वो हमारी सेवा श्रृंखला नहीं करता है, मेरी कोई भी सेवा नहीं करता है, मेरे 2 पुत्र हैं, फलाना पुत्र मेरी सेवा नहीं करता है, फलाना पुत्र जो है मेरी बहुत सेवा करता है, इसलिए मैं सारी संपत्ति जो है उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दे रहा हूँ, ये चीज़ कर दीजिए, ठीक है। दूसरा जो है, वसीयत में गवाह जो हैं, गवाह वो अपनी फ़ेवर के बनाने जाने चाहिए। जो व्यक्ति है वो अपनी फ़ेवर के गवाह बनाए। अगर अपनी फ़ेवर के गवाह नहीं बनाए तो यही गवाह जो है वो बाद में आपकी वसीयत को चैलेंज करने में दिक्कत देंगे। आपके खिलाफ गवाही दे दी तो साथियों दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है? एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण, एक तो ये कि आप जो है ये दर्शाइए कि आप क्यों उसे नाम कर रहे हो वसीयत, ठीक है? अच्छी सेवा या किस लिए, ठीक है? और किससे आप अगर बेदखल कर रहे हैं तो इस कारण से वही बेदखल कर रहे हैं। दूसरा गवाह। तीसरा जो साथियों सबसे महत्वपूर्ण है, थर्ड, वो है साथी कि साथियों वसीयत जो है वो डबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जो आपकी वसीयत करा रहे हैं ना, ये डबल नहीं होनी चाहिए। डबल कैसी, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले आपके पिताजी ने कर दी भाई पहले भाई को, ठीक है? फिर उसने उठा के वही संपत्ति की वसीयत कर दी अपनी पुत्री को, ठीक है? फिर तीसरा उठा के कर दी वो किसे? नाती को। तो अब देखिए ये भी कैंसिल उसकी मानी जाएगी, चाहे वो कराए चाहे ना कराए, पहली भी कैंसिल, दूसरी भी कैंसिल। वसीयत हमेशा लास्ट वाली मान्य होती है, जो लास्ट में की होगी, केवल और केवल वही वसीयत मान्य होगी, अगर वह शर्त है कि अगर वह रजिस्टर्ड हो, ठीक है? रजिस्टर्ड वसीयत हो तब, ठीक है ना साथियों? तो ये बहुत ध्यान देता है कि वसीयत जो है हमेशा लास्ट वाली मान्य रहती है, ठीक है ना? अगर जानबूझ के कोई लास्ट वाली करवा रहा है तो उसमें ये चीज़ मेंशन करवाए कि फलानी वसीयत जो है मैंने फलाने फलाने व्यक्ति को कराई है, वो सारी शून्य मानी जाए। यानी कि साथियों वसीयत जो है, एक एक चीज़ और, आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ और सीख लीजिए कि बैनामा जो है साथियों, बैनामा वो पहला मान्य होता है, पहला हमेशा याद रखना। दूसरा, वसीयत जो है, वसीयत वो लास्ट वाली मान्य होती है। ये हमेशा के लिए याद रखिए, ये कानून वाली चीज़ है, आपको भविष्य में बहुत इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना साथियों? तो ये चीज़ है। इसके अलावा आप वसीयत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो ध्यान रखिए। और साथियों एक चीज़ बता दूं, यदि मान लीजिए यूपी में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, डबल रजिस्ट्री, खतौनी वगैरह, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं वसीयत से संबंधित या किसी अन्य मैटर से संबंधित, तो वो भी ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे फ़ीस पे करके, ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको फ़ीस बता दी जाएगी, उसे आप पे करके जो है बात कर सकते हैं साथियों, ठीक है? और ये रूलिंग वगैरह लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है साथियों। धन्यवाद।